हेडिंग लिखिए प्रोबेबिलिटी। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। फोर टू 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। 4 to 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और 3 चैप्टर बेटा लिख लिया इतना सबने। अब इधर देखो सामने, एक चैप्टर हमारे स्टैट्स में है प्रोबेबिलिटी, हम लोग ये करेंगे। फिर इसके बाद एक चैप्टर है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। और उसके बाद एक नया चैप्टर ऐड हुआ है सैम्पलिंग। हाँ, तो लोगों ने किया हुआ है ना अभी। ठीक है, जाओ। प्रोबेबिलिटी उसी से कनेक्टेड चैप्टर है, थ्योरेटिकल उसी से कनेक्टेड चैप्टर है बेटा हम लोग का सैम्पलिंग। अभी इस बार ऐड हुआ है, पहले होता था हटा दिया था बीच में, फिर लेके आए। तीनों में प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, समझ आए? तो इसलिए एकदम ध्यान से, मतलब थोड़ा सा चैप्टर भी लेंदी है, तो वैसे आपको करना है। इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी, इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी, और अच्छा खासा, मतलब इन सभी की जो वेटेज है एग्जाम में, तीनों की बहुत ज्यादा है स्टैटिस्टिक्स में। तो इसलिए एकदम ध्यान से बेटा, बिना कोई क्लास मिस किए, सब आपस में इंटर रिलेटेड है। एक भी क्लास इधर उधर करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। जितने क्वेश्चन मैं करवाऊं सब करके आना है एग्जाम में। देखो सबकी अपनी अलग अलग वेटेज है। प्रोबेबिलिटी आप देख ही रहे हो, 5 मार्क्स का एवरेज आ रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को मैं बोल रहा था थ्योरेटिकल, लगभग 5 नंबर का ये है। और 2 से 3 नंबर का आपको सैम्पलिंग मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, समझ में है ना? तो लगभग मान लो 10 से 15 नंबर का ये एग्जाम है। 10 नंबर तो यही हो गया, 2-3 नंबर उधर से। 13 to 14 मार्क्स की पढ़ाई आज से शुरू कर रहे हैं। सब आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए एक भी क्लास मिस नहीं करना है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बेटा, तो उसमें क्या करना है, जितना आज पढ़ो कल रिवाइज करके आओ, फिर दोनों क्लास का परसों रिवाइज करके आओ, तो एकदम याद भी रहेगा, आराम से क्वेश्चन लगते चले जाएंगे। समझ में? तो चलो अब हेडिंग बनाओ सब बच्चे, प्रोबेबिलिटी। इसमें लिखना शुरू करो। लिखिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटा कंसेप्ट 1। सबसे पहले करेंगे कंसेप्ट 1, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट्स, कंसेप्ट 1, बेसिक कंसेप्ट। अब इसमें पहला शुरू करो। पहली डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहली डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिखिए। एन एक्सपेरिमेंट which does not produce same outcome every time is known as random experiment. Is known as random experiment. आगे लिखो बेटा नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, tossing a die, tossing a coin, drawing a card from packet of card, from packet of card. अगला, अगला है बेटा डेफिनेशन सैंपल स्पेस का।
अगली डेफिनेशन है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखो। फर्स्ट पॉइंट, द सेट ऑफ all possible outcome of a random experiment is called sample space. Is called sample space. Sample space is generally denoted by S. S लेटर से लिखा जाता है। सेकंड पॉइंट में लिखो। सेकंड पॉइंट में, if a coin is tossed at random, sample space will be S equals to H and T. H for head, T for tail. थर्ड पॉइंट में लिखना, if a die is thrown at random, sample space will be S equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अगली हेडिंग लिखेंगे इवेंट। अगली हेडिंग लिखेंगे बेटा इवेंट। इवेंट में लिखिए द सेट ऑफ all required outcome or desired outcome of the sample space is called event. Is called event. It is denoted by capital E. सेकंड पॉइंट में लिखो, if a coin is tossed at random, then sample space S equals to H T or let E equals to event of getting head, तो E हो जाएगा H, NE हो जाएगा 1, NE हो जाएगा 1। थर्ड पॉइंट लिखो, if a die is thrown at random, then sample space S equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 6
ns equals to 6, let E equals to event of getting odd number, E हो जाएगा 135, NE हो जाएगा 3, NE हो जाएगा 3। चलो अब आगे लिखो कंसेप्ट 2। आगे लिखोगे कंसेप्ट 2। लिखो बेटा। कंसेप्ट 2 में लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखो। फर्स्ट पॉइंट, द सेट ऑफ required outcome or desired outcome of sample space is called event, and ratio of sample space and event is known as probability. PE equals to NE divided by NS। PE का मतलब है probability of event, NE का मतलब है number of event, NS का मतलब है number of sample space। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सेकंड पॉइंट में लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, both inclusive। Symbolically, probability of an event is more than or equals to 0, less than equals to 1। If probability of an event is 0, then event is impossible event। If probability of event is 1, then event is sure event। और आखिरी में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस is always 1। is always 1।
probability of sample space is always 1. हो गया? चलो अब शुरू करने जा रहा हूं। देखो सब लोग, देखो बेटा, तो आज चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत ध्यान से सुनना। आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने बताया बेटा, 3 चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं, एक में भी दिक्कत रहेगी तो प्रॉब्लम होगी इसको कैलकुलेट करने में। अब देखो, और एग्जाम में 100% आता है, एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो अब देखिए कैसे इसके क्वेश्चंस आप करोगे। और ये देखो, एक ही अटेम्प्ट में देखो 7 मार्क्स में दोनों पूछे, है ना। ये एवरेज मार्क्स हैं। तो कभी कभी तो ये देखो, ये 8 मार्क्स में पूछा है अगला वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब तक ये प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी तो अगला नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा तो अगला उसके बाद सैंपलिंग है वो नहीं आएगा। इसलिए देखो हम लोग बुक के क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, बहुत सारे मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगा कंसेप्ट समझाने के लिए, वो सब घर से दोबारा लगा के आना है। जरा सा लूज पड़े तो गया चैप्टर, समझ में है ना। कुछ नहीं करना, बस पीरियोडिक रिवीजन रोज का रोज लगा के यहाँ पे आना है। बात समझाए बेटा, सारे करोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, और कुछ है नहीं इसमें। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो। देखो, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। सामने देखिए, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ पॉसिबिलिटी। क्या मतलब हुआ? पॉसिबिलिटी। तो हम लोग इस चैप्टर में किसी भी इवेंट के होने या न होने की पॉसिबिलिटी निकालने जा रहे हैं। एक बार और, प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब हुआ किसी चीज के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग के कितने चांसेस हैं, हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या इसका मतलब हुआ? अब देखो बेटा, ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है हम लोग की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में इसका बहुत यूज है, इसका बहुत यूज है। जैसे बताओ, आगे चल के आपको पढ़ाई करनी है, अब जैसे फाइनेंस के सबसे बड़ी डिग्री ले रहे हो, तो कल को कोई क्लाइंट आएगा पूछेगा किसी शेयर में उसने इन्वेस्ट कर रखा है, उसका प्राइस क्या पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ेगा या कम होगा, तो यही चैप्टर यूज आएगा। समझ आया? किसी बहुत बड़ी कंपनी के बारे में सोचो, जैसे मान लो मारुति कंपनी के बारे में सोचो, बहुत सारे कार के मॉडल बनाते हैं, उसको बनाने के लिए ढेर सारा मटेरियल रखना पड़ता है अपने पास। तो किस चीज का कितना मटेरियल रखें ये लोग अपने पास, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा मटेरियल कितना यूज होगा, कितना खरीदा जाए, तो वहां पे इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। मतलब आगे चल के अभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, हर जगह पे इसके एप्लीकेशन आएंगे। मैथ्स नाम से फाउंडेशन के अलावा आगे कुछ नहीं है, लेकिन इसके सारे चैप्टर जितने आपको पढ़ाए जा रहे हैं सबका यूज आगे मिलेगा आपको। समझ में? ठीक है। तो अब क्या है बेटा, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं शुरू करता हूँ, प्रोबेबिलिटी है क्या। ये तो चलो एक इंट्रो हो गया, अब यहां से समझते हैं। देखो, अब बेटा प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए 3 बातों की जानकारी होना जरूरी है। जब तक ये तीनों नहीं आएंगी तब तक प्रोबेबिलिटी नहीं समझ आएगी। जैसे अकाउंट के लिए डेबिट क्रेडिट, वैसे इसके लिए ये 3 बातें। सबसे पहली चीज, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोला मैंने बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमेशा प्रोबेबिलिटी निकलती है रैंडम एक्सपेरिमेंट की। किस चीज की? हमेशा प्रोबेबिलिटी निकलती है रैंडम एक्सपेरिमेंट की। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कहते हैं बेटा, एक एक्सपेरिमेंट जो हर बार, एक एक्सपेरिमेंट जो हर बार अलग अलग आउटकम देता है, उसको क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट जो हर बार अलग अलग आउटकम देता है उसको क्या बोलोगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ, सुनना। बताओ बेटा, जैसे मान लो आपने एक कॉइन लिया, आपने एक कॉइन लिया, उस कॉइन को एक बार टॉस कर दिया,
मान लो हेड आ गया, अब अगली बार टॉस करोगे तो टॉस करने से पहले थोड़े ना पता होता है क्या आएगा, बोलो बेटा। फिर टॉस करोगे फिर नहीं पता होगा, इतना तो जानते हो हेड टेल में से कोई एक आएगा, एग्जैक्टली कौन सा आएगा ये नहीं पता होता, दिन भर टॉस करो तब भी वो समझ नहीं आएगा कि what may be happen is known but what is exactly going to be happen is not known। समझ आया बेटा? तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलोगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आ रही है? दूसरा सुनो, जैसे कार्ड का पैकेट है, प्लेइंग कार्ड वाला पैकेट, ठीक है, अभी उसके क्वेश्चंस आएंगे तो बताऊंगा। उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अब मान लो किसी ने कार्ड को शफल करके एक कार्ड निकाल लिया, तो एक कार्ड निकाला, फिर रख के फिर शफल कर दिया, फिर निकाला, तो हर बार जो कार्ड निकलेगा आएगा तो उसी 52 में से कोई एक, लेकिन कौन सा होगा ये नहीं पता है ना हमें, तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आई? अगला बेटा, लूडो सबने खेला होगा, लूडो वाला जो डाई होता है, अब उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर प्रिंटेड होती है, तो हमें ये तो पता है कि 1 से लेके 6 तक कुछ आना है, लेकिन कौन सा आना है ये हमें नहीं पता ना, सारा दिन उसको रोल करते रहो। समझा? तो ये क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट जो हर बार एक जैसी आउटकम नहीं देता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? प्रोबेबिलिटी हमेशा निकलेगी रैंडम एक्सपेरिमेंट की। किस चीज की? क्यों? दिमाग लगाओ। जब जब पहले से पता हो कि यही होगा तो प्रोबेबिलिटी लगाने की जरूरत ही क्या है? प्रोबेबिलिटी वहीं लगेगी ना जहां पहले से ना पता हो क्या होगा, लेकिन ये पता हो कि क्या क्या होगा। भाई ये भी तो मैथमेटिक्स है ना। जैसे आप कोई क्वेश्चन अपना एमसीक्यू वाला सॉल्व करते हो मैथ्स का, तो 4 ऑप्शन है, तो चारों में से कोई एक सही है इतना पता है, लेकिन लगाने के बाद पता चलता है ना कौन सा होगा। समझे? तो अब बताओ, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? एक एक्सपेरिमेंट जो हर बार एक जैसा रिजल्ट नहीं देता, उसको क्या बोलते हो? रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई डाउट? आगे बढ़े। अब अगला सुनो, सैंपल स्पेस। क्या लिखा मेरे? सैंपल स्पेस क्या क्या होता है, चलो मुझे बताओ जल्दी से। बताओ, जब लूडो वाला डाई रोल रोल करते हो तो क्या क्या हो सकता है, कितनी नंबर आ सकती है? 1 से लेके 6 तक। 1 2 3 4 5 6 यही आ सकती है ना, इसी में से कोई एक आएगी। तो इन सबको इकट्ठा बोलते हैं सैंपल स्पेस। समझ आया? फिर से बताओ, एक कॉइन लिया, टॉस कर दिया, क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल? तो अच्छा, आएगा इसमें से कोई एक, लेकिन कुल संभावनाएं ये है ना, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स इज नोन एज सैंपल स्पेस। ठीक है, अब अगला बताओ बेटा, कार्ड के पैकेट में से एक कार्ड निकाल लिया, तो कार्ड के पैकेट में 1 से मान लो 52 कार्ड्स हैं, तो इसी में से तो कोई एक होगा ना, तो इसको हमको लोग क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। बात समझ आई? हम इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। तो देखो मैंने यहां क्या लिखा, set of all possible outcome of a random experiment is called sample space. It is represented by capital S. अगर हमने कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस को लिखा जाएगा S बराबर HT। जैसे सेट थ्योरी में नहीं पढ़ा था, वैसे इसको लिखा जाता है बेटा। ये देखो, S का मतलब हुआ सैंपल स्पेस, H का मतलब हेड, और T का मतलब हो गया टेल। और इसको पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये सेट बिल्डर मेथड से लिखा हुआ है। आगे पढ़ो। नेक्स्ट, इफ अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, अगर किसी डाई को रोल किया तो क्या आएगा? एस बराबर 1 2 3 4 5 6। लूडो वाला डाई जब रोल करते हो तो क्या क्या होता है बेटा? 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ जाता है, तो ये हो गया उसका सैंपल स्पेस। अब बताओ, सैंपल स्पेस आया? हर क्वेश्चन में इसको निकालना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुन लेना। बताओ जल्दी से, क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट? एन एक्सपेरिमेंट विच डज नॉट प्रोड्यूस सेम आउटकम एवरी टाइम इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। और सैंपल स्पेस क्या होता है बेटा? सैंपल स्पेस होता है जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जो जो रिजल्ट्स आ सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसके कलेक्शन को। होगा तो उसमें से कोई एक ही, होगा तो उसमें से कोई एक ही, लेकिन उन सब का कलेक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। बोलो, यहां तक समझ में? अब आगे अगला है बेटा इवेंट। क्या लिखा है? इवेंट क्या होती है? इवेंट क्या होती है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हमने एक, जैसे मान लीजिए हमने एक डाई को रोल किया, हम इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। किसकी? किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो? तो इसको ऐसे लिखेंगे, ई में आ गया 2 4 6, मतलब कुल घटनाएं ये हैं, अगर ये आई तो मेरे फेवर में है,
तो उसको हम बोलेंगे इवेंट। जिसकी प्रोबेबिलिटी हम ढूंढ रहे हैं वही क्या है, इवेंट है। दोबारा से, हमने एक डाई को टॉस किया, टोटल ये होगा, हम ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, किसकी, ऑड नंबर की। तो जिसको ढूंढ रहे हो उसी को इवेंट बोला जाता है। इस बार ऑड नंबर का आना क्या है, इवेंट है, वो भी ई से ही लिखा जाएगा। समझे, यहां ई फॉर इवन नंबर नहीं था, ई फॉर इवेंट था। समझ में आई बात। अब ऐसे लिखेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, 1, 3 और 5, इन 6 में से यही 3 तो ऑड है ना। बोलो समझ में आ रहा है। फिर बताओ, कॉइन को टॉस करोगे, सैंपल स्पेस बताओ, बोलो सब लोग। कॉइन को टॉस किया, सैंपल स्पेस बताओ, हेड या टेल। अच्छा अब बताओ, हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, किसकी। तो अब बताओ ई में क्या आएगा, एच आएगा। समझे, टेल आने की ढूंढ रहे हैं, अब ई में क्या आएगा, टी आएगा। समझे। और इसको ऐसे लिखें, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2, नंबर ऑफ इवेंट 1, नंबर ऑफ इवेंट 1। सेट थ्योरी में पढ़ा था कार्डिनल नंबर, किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते थे उसको क्या बोलते थे। तो इसकी कार्डिनल नंबर कितनी हुई, 2, इसकी 1, इसकी 1, वैसे ही तो लिखा हुआ है। समझा, इसको बोलते हैं इवेंट। अब पढ़ो क्या लिखा मैंने, यहां लिखा बेटा, set of all required outcome और desired outcome of sample space is called event। sample space में से जो हमारी desired outcome है, जिसको हम, जिसकी probability ढूंढ रहे हैं, उसी को बोलेंगे event। अच्छा, और if a coin is tossed at random then sample space is ht, और उसका event होगा h, और ne हो गया 1। ये सब समझ में आ रहा होगा, ns क्या है, ne क्या है, बोलो समझ में आ रहा है। देखो बेटा, घर पे जाके लगाना है ना, जरा सा अगर 2-3 क्लास में मान लो मेहनत नहीं करी घर पे, तो तब लगने लगेगा कि बर्डन है, और 3 चैप्टर तक चलेगा। तो इसको छोड़ने का मतलब कितना लंबा चौड़ा नुकसान है। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए रोज का रोज जब पढ़ोगे तो आएगा। मैं तो यहाँ करा दूंगा जो कुछ कराना है, लेकिन कॉन्फिडेंस तब आएगा जब खुद से लगाओगे। बात समझ आई। और क्लासेस ज्यादा लगेंगी, तो अब अगर फिर इस चक्कर में रहोगे कि फिर दोबारा पढ़ लेंगे, तो जो अभी पढ़ रहे हो ये ऐसे मान के चलो कि यही फाइनल है। इसमें इतनी बार घर पे लगाना है कि एकदम ढंग से आ जाए। फटाफट क्वेश्चन कब लगेंगे, जब ढंग से घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे, एक एक क्वेश्चन को रिलेट करोगे, किस कंसेप्ट से जाके कनेक्ट हो रहा है। समझ आ रहा है ना। तो ये हुआ इवेंट। अब बताओ, अगर हमने एक डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस होगा 1 से लेके 6 तक, तो 6 आएंगे इसमें। और अगर हम इवेंट ढूंढें ऑड नंबर की, तो हो जाएगा ई बराबर 135, ये हो गया 3। बोलो यहां तक बात समझ आई। अब बेटा बात आई प्रोबेबिलिटी की। अब बात आई प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है एन ई अपॉन एन एस। क्या होता है बेटा, अब बताओ, एन ई क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स, और एन एस क्या है, सैंपल स्पेस। दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो निकल के आएगा वही क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। और एन ई और एन एस हमने निकाला है। तो अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन करके जरा देखते हैं, तब और बढ़िया समझ में आएगा। लिखिए एग्जाम्पल। हर टॉपिक पे अपने पास क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम लोग को एग्जाम्पल करना होगा। लिखो पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल। और खुद से लगाना नहीं है, मेरे साथ साथ काम करना है, कैसे एग्जाम में लगेगा वो देखना। लिखो, इफ अ डाई इज टॉस्ड एट रैंडम, find the probability, find the probability of getting even number, of getting even number, of getting even number। अब जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लगाओगे, रफ में करोगे तब भी वैसे करोगे। हम लोग के एग्जाम में वो क्या करता है, सेट थ्योरी से कनेक्ट करके इसको दे देगा। समझ में है ना। तो इसलिए हम लोग को पढ़ना आना चाहिए कैसे लगेगा। अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, एक डाई को टॉस कर रहे हैं और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर डाई को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस कितना होगा, 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6। तो अब बताओ NS कितना मिला? 6 मिल गया। अब बेटा, अब ई ई का मतलब हो गया, हमें क्या चाहिए? इवन नंबर। तो जितनी इवन नंबर होंगी वो क्या है? हमारी इवेंट्स हैं। ढूंढ के बताओ कितनी है, कौन कौन सा? 2, 4 और 6। अब यहां लिख लेंगे NE, कितना हो गया? 3। अब हमें चाहिए PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये हो जाएगा NE डिवाइडेड बाई NS। तो ये आ गया 3/6 या 1/2। कभी कभी ऐसे लिखा होगा, कभी कभी आंसर में डेसिमल में लिखा होगा, कभी कभी परसेंट में लिखा होगा। सबका एक ही तो मतलब है। कॉपी करो, कॉपी करिए फटाफट। पहले सैंपल स्पेस रखना है, NS ढूंढना है, इवेंट्स लिखनी है, NE ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी होगी NE डिवाइडेड बाई NS। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, अगला एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल, इफ अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting an even prime number. Even prime number. सॉल्यूशन। जब रिवाइज करोगे घर पे तो इसी ऑर्डर में, जैसे जैसे एग्जांपल करवा रहा हूं वैसे वैसे, ठीक है? रैंडमली कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है, ऐसे पढ़ पढ़ के यही यही क्वेश्चन लगा के तब दोबारा से दिमाग में बैठेगा। अब चलो देखो यहाँ पे, सब बच्चे बताओ पहले क्या ढूंढूं मैं? एस, बोलिए, बताओ एस क्या क्या है? 1, 2, 3 और 4, 5 एंड 6। NS बताओ। 6 आ गया। अब बताओ आपको, आपकी इवेंट क्या है? आपको क्या चाहिए? इवन प्राइम नंबर। क्या चाहिए? अब बताओ, इवन, टू इकलौती नंबर है बेटा जो इवन भी है और प्राइम। प्राइम नंबर 1 से डिवाइड होती है, खुद से डिवाइड होती है, और इवन नंबर 2 से डिवाइड होती है। तो इकलौती नंबर है 2 जो कि इवन भी है एज वेल एज प्राइम भी है। एन ई बताओ कितना आया? 1। PE हो गया हम लोग का NE अपॉन NS, ये आ गया 1/6। दिस इज योर आंसर, 1/6। ये हो गया आपका आंसर। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल लिखिए। इफ अ डाई is thrown at random, find the probability of getting a face number greater than 3। Getting a face number greater than 3। हो गया? चलो अब बताओ बेटा, डाइस को थ्रो किया है, सैंपल स्पेस बोलो सब लोग। 1, 2, 3,
4 5 6 NS बताओ। अच्छा ये आ गया 6। अब बताओ ई क्या है? ई है हम लोग का, ई का मतलब हुआ गेटिंग गेटिंग अ फेस नंबर, ऐसे लिखना है, गेटिंग अ फेस नंबर ग्रेटर देन 3। ये तो छोटे छोटे सवाल हैं, इसमें तो डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन ऐसे बड़े क्वेश्चंस में ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब बताओ बेटा, इसमें 3 से बड़ी नंबर कौन कौन सी हैं? बोलो सब बच्चे। 4 5 एंड 6। अब बताओ एन ई कितना आ गया? 3 अगेन। तो अब अगर हमें चाहिए पीई, तो पीई हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। ये आ गया 3/6, फिर से वही 1/2, 50%, 0.5। जैसा क्वेश्चन में हो वैसा आंसर हो जाएगा। चलो बताओ, यहां तक समझ में आया ना सबको? बताओ किसी को कोई डाउट? देखो बेटा, कंसेप्ट एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इसलिए एक एक सब कुछ क्लियर रखना है, ठीक है? अभी तो एकदम इजी चल रहा है। कोई पहला स्टेप क्या हो रहा है? हरदम सैंपल स्पेस निकल रहा है, फिर क्या निकाल रहे हो? एनएस। फिर क्या ढूंढ रहे हो? ई। फिर क्या निकाल रहे हो? एनई। फिर उनका रेशियो, वही क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो सामने, एक क्वेश्चन और लिखो जरा, अगला एग्जाम्पल लिखिए। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है, देयर आर 25 टिकट्स on every ticket, on every ticket a number is printed from 1 to 25, from 1 to 25. One ticket is drawn at random. Find the probability, find the probability that the number, that the number printed on ticket printed on ticket is divisible by 4 and 6 both. Is divisible by 4 and 6 both. चलो लिख लिया? अच्छा अब देखो मेरे साथ साथ, मैं सॉल्व करा रहा हूं, सब लोग स्क्रीन पे देखिए। देखो क्या लिखा है, देयर आर 25 टिकट्स, ऑन एवरी टिकट अ नंबर इज प्रिंटेड फ्रॉम 1 to 25। ये कह रहा है बेटा, कह रहा है 25 टिकट हैं और सब पे 1 से लेके 25 तक नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है? अब ये कह रहा है उसमें से एक टिकट निकाला गया है रैंडमली, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पे जो नंबर है वो 4 और 6 से डिवाइड हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जैसे मान लो हमने छोटी छोटी पर्चियां बनाई, 1 से लेके 25 तक, उस पर लिख दिया, उसको इस डिब्बे में डाल दिया, ठीक है? अब रैंडमली इसमें से निकाली एक पर्ची, तो उस पर एक नंबर लिखी होगी, वो नंबर 4 और 6 से डिवाइड हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बात समझे? अच्छा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखो इधर, अब पहला काम क्या करना है? सैंपल स्पेस बनाना है। तो अब अपना दिमाग लगाओ, सोचो, बताओ इस डिब्बे में वो 25 पर्चियां हैं, तो उसी में से तो निकलेगा। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 से शुरू होगा, पूरा लिखने की जरूरत क्या है, 25 तक जाएगा। तो एनएस कितना हो गया? 25।
NS हो गया 25। अच्छा अब आगे देखो, हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाई 4 और 6 हो। तो इसका मतलब E हो गया इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर divisible by 4 and 6, divisible by 4 and 6। लिख लिया? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, देखो बेटा, वो नंबर जो 4 और 6 से डिविजिबल होगी, क्या बोला मैंने, वो नंबर जो 4 और 6 से डिविजिबल होगी, वो उसके एलसीएम से डिविजिबल होगी। एक बार फिर से ये बताओ, इधर देखो, 4 और 6 का एलसीएम 12 है कि नहीं है? है। 12 से जितनी नंबर डिवाइड होंगी सब 4 से भी डिवाइड होगी, 6 से भी डिवाइड होगी। समझ आ रहा है? कोई सी भी नंबर ले लो, वो जितनी डिवाइड होंगी किससे, इस जब भी ऐसे आए, अभी एपीजीपी पढ़ोगे उसमें भी आएगा, जब भी लिखा हो एक नंबर फिर एंड लगा हो 4 एंड 6, तो इन दोनों का एलसीएम निकालो 12। लिखा होता 4 एंड 5, तो इसका एलसीएम 20। 2 एंड 3, इसका एलसीएम 6। समझ में है ना? जब भी एंड आ जाए तो एंड का मतलब हो गया उसका हमें एलसीएम ले लेना है। तो अब यही इसी के नीचे लिखो, इट मींस एलसीएम ऑफ 4 and 6, LCM of 4 and 6, that is 12। LCM of 4 and 6, that is 12। अच्छा अब बताओ, ई अगर बनाए, बताओ 1 से लेके 25 तक ऐसी कौन सी नंबर है जो 12 से डिवाइड होगी, एक 12 खुद और एक 24, यही तो है। तो अब बेटा यहां से एन ई निकालेंगे, एन ई हो गया 2, इसमें दो ही तो मिले ना हम लोग को। और अब हम लोग निकालेंगे पीई, तो ये हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, तो ये आ गया 2/25। ये आपका आंसर है, 2/25 इज योर आंसर। चलो आगे बढ़े, हो गया। तो जब भी लिखा हो एंड बीच में, दो नंबर के बीच में, तो उनको एलसीएम ले लेंगे, फिर देखेंगे जो उसके एलसीएम से डिवाइड होगी वो उन दोनों से तो हो ही जाएगी। एक और एग्जांपल लिखो, अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल। देयर आर 50 टिकट्स on every ticket a number is printed from 1 to 50। One ticket is drawn at random, one ticket is drawn at random, find the probability, find the probability that the number is divisible by 2, 3 and 4 all, 2, 3 and 4 all।
चलो अब निकालते हैं पहले सैंपल स्पेस। बताओ सैंपल स्पेस कहाँ से शुरू होगा? 1 से। कहाँ खत्म होगा? 50 पे जाके। तो NS बताओ कितना आ गया? NS आ गया 50। अब देखो ये क्या कह रहा है? 1 ticket is drawn at random, find the probability that the number is divisible by 2, 3 and 4 all। कह रहा है अब जो नंबर हो वो 2, 3, 4 सबसे डिवाइड हो। तो E बराबर हो गया गेटिंग अ नंबर divisible by 2, 3 and 4 all। इसका मतलब होगा LCM of 2, 3 and 4 that is 12। अब E 4 से डिविजिबल नंबर ढूंढो 1 से 50 के बीच में। तो 4 का क्या क्या हो गया बेटा? 12 और हो गया 24, 36 और 48। तो NE निकल के आ गया हम लोग का 4। 36 निकल के आ गया हम लोग का। NE आ गया 4। अब निकालेंगे PE। तो ये हो जाएगा NE अपॉन NS और ये हो जाएगा 4/50। ये हो गया आपका आंसर। 4/50 ये हो गया आंसर। चलो बताओ यहां तक समझ में आया सबको? अच्छा अब इधर देखो। देखो बेटा यहां। अब ये मैंने पहली 2 हेडिंग तो पूरी आपको समझा दी थी। ये वाली अभी पूरी नहीं बताई थी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अगर हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ई का मतलब इवेंट। इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले उसका सैंपल इवेंट निकाल लो और सैंपल स्पेस। इसका जो रेशियो होगा वही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब आगे बेटा जरा आप बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लिखा अभी आपने? NE डिवाइडेड बाई NS। ये लिखा है ना सामने? देखो सब लोग बताओ मुझे। ES E और S NE NS NE और NS में क्या रिलेशन है? ये इससे छोटा है कि बड़ा है? इवेंट किसमें से निकलती है? तो छोटी होगी ना उससे। बहुत होगी बराबरी कर ले जाएगी, उससे बड़ी थोड़े ना होगी। इवेंट किसमें से निकलती है? सैंपल स्पेस में से ना। तो उससे हरदम छोटी ही तो होगी। ज्यादा यही होगा उसके बराबर आ जाए, बड़ी थोड़े ना हो पाएगी। बात समझा रही है? तो अब यहां देखो। अब ये बताओ बेटा अगर बोलो यहां तक समझा रहे हैं? तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब ये बताओ इसका मतलब अगर ये नीचे 5 लिखा है तो ऊपर उससे कम ही कुछ लिखा होगा, या ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा। तो अगर कम लिखा होगा तो डेसिमल में आएगा सॉल्व करने पे। बोलो। और बराबर हो जाएगा तो 1 आएगा। 1 आएगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 आएगा। ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा? 1 को कभी एक्सीड नहीं कर सकता। 1 को एक्सीड करेगा तो वो गलत है। फिर हम लोग का आंसर या तो डेसिमल में आएगा या तो किस में आएगा? 1 आ जाएगा। बोलो ये इतनी बात समझा रही है? अच्छा ये बताओ 1 कब आएगा? जब ये दोनों बराबर हो। बोलो। अब दिमाग लगाओ सोचना। बराबर तब होंगे जब NE और NS बराबर हो जाए, तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब जितना सैंपल स्पेस है सब मेरे फेवर में है। बोलो बेटा। जितना सैंपल स्पेस है वो सब क्या है? हमारे फेवर में है, तभी तो 1 आएगा। तो जब प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हो? श्योर इवेंट बोलते हैं। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन बनाऊं। अ डाइस इज टॉस्ड एट रैंडम। तो एक डाइस को अगर टॉस करोगे तो यही होगा। अब मैं क्वेश्चन लिखूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। पी ब्रैकेट में ई का मतलब होता है ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसका मतलब ये होता है। अच्छा अब इधर देखो बेटा। मैंने कहा मैं एक क्वेश्चन बनाऊं
कि सैंपल स्पेस, मैंने कहा अ डाई इज टॉस्ड एट रैंडम, तो एक डाई को टॉस करोगे तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आएगा। अब मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 6, क्या बोला मैंने? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 6। तो अब इवेंट भी तो वही हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो अब इसका एनएस निकालोगे, ये भी 6 है, इसका एनएस ई निकालोगे तो ये भी 6 आएगा, 6/6, तभी तो प्रोबेबिलिटी बनाएगी। समझ आया ना? तो जब जो कुछ है सबकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो तो बनाएगा ही। तो हमने यहां पे लिखा अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी तो इसका आंसर, इसको बोलेंगे श्योर इवेंट। क्या बोलोगे बेटा? श्योर इवेंट बोलोगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब अगला बेटा, यहां आ जाओ फिर से। देखो प्रोबेबिलिटी का आपने ये फॉर्मूला बताया, पीई बराबर ये। अगर बेटा मान लो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया आपने एन ई अपॉन एन एस, ये बताया। अब मान लो 2 मिनट के लिए एन एस कुछ हो लेकिन एन ई 0 हो जाए, एन ई क्या हो जाए, तब ये आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन बना दूं, अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, मैंने क्या बोला, रिपीट करो, अ कॉइन इज टॉस्ड एट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो सिक्के पे कहां 2 आएगा, उस पे हेड टेल आएगा ना। बताओ, सैंपल स्पेस बनेगा, दो तो सैंपल स्पेस निकल ही आएगा ना, हेड और टेल। इवेंट मिलेगा ही नहीं, सिक्के पे कहां नंबर आता है, तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो सिक्के पे नंबर आ ही नहीं सकती, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज। तो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है बेटा तो इसको हम बोलेंगे ये इम्पॉसिबल इवेंट है, और अगर 1 है तो क्या बोलोगे? श्योर इवेंट। और प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, किससे किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। अरे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ही क्या पढ़ा, एन ई अपॉन एन एस, आपने पढ़ा एन ई अपॉन एन एस, ये पढ़ा। तो बहुत होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब 1 आएगा, और कम से कम ये होगा हमारे फेवर में कुछ होगा ही नहीं, 0 आएगा। तो 0 से 1 के बीच में इस पूरे चैप्टर का आंसर आने वाला है। समझे? 0 से 1 के बीच में मतलब माइनस में नहीं आएगा, और प्लस में आएगा तो 1 को कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आई? अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा, 1 से कम होती है, और इसके बराबर भी हो सकती है। कल पढ़ा था इनइक्वालिटी में लिखना ऐसे, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा हमने यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 बोथ इंक्लूसिव। ये क्या लिखा बेटा? बोथ। बोथ इंक्लूसिव का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 के तो बीच में होगा ही होगा। समझ आए? तो इसी बात को सिंबॉलिकली हम लोगों ने ऐसे लिखा। तो ये हो गया, अब मैंने ये समझा दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये देखो आखिरी में, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। बेटा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। अभी पढ़ाया नहीं था एक क्वेश्चन, अभी ऐसे मैं बोल रहा था ना कि एक डाइस को टॉस किया गया, 1 से 6 तक आने के नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जो सैंपल स्पेस है वही तो इवेंट हो गया। तो बेसिकली आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ना, तो वो तो 1 आना ही है। बोलो बेटा, मैं एक क्वेश्चन बना दूं, अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, क्या टॉस किया? कॉइन, बताओ सैंपल स्पेस कितना आएगा? बोलो सैंपल स्पेस कितना आएगा? 2 आएगा। हेड एंड टेल का मतलब 2 हो गया। अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, अब मैंने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल, तो और क्या आएगा? हेड ही टेल तो आएगा। तो ये भी तो एन ई जो है ये भी तो 2 हो गया। तो एक तरीके से आप सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हो, तो ये तो 1 आना ही आना है। तो हमेशा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। अब चलो फटाफट यहां तक रिवाइज करके तब आगे। पहली हेडिंग पढ़ी, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है बेटा? एन एक्सपेरिमेंट विच डज नॉट प्रोड्यूस सेम आउटकम एवरी टाइम इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट जिससे हर बार एक जैसा रिजल्ट नहीं आता उसको क्या बोलते हो? रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एक जैसा रिजल्ट आएगा तो फिर प्रोबेबिलिटी लगाने की जरूरत क्या है, तब तो पता है ना क्या आने वाला है। जब नहीं पता होगा क्या आने वाला है तब लगाओगे ना ये चैप्टर, ठीक है। फिर अगला, सैंपल स्पेस क्या होता है, जल्दी से बताओ। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल जितने आउटकम होंगे उसको क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। जैसे सिक्के में कितने होते हैं? 2, कौन कौन सा?
हेड एंड टेल, डाई में 1 से लेके 6, कार्ड के पैकेट में 52, है ना। आगे बढ़ो। इवेंट क्या होती है? सैंपल स्पेस में से जिसकी हम प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं उसी को क्या बोलते हो? इवेंट। जैसे कॉइन को, उसको डाई को टॉस किया, इवन नंबर का ढूंढ रहे हैं तो इवन हो गई, ऑड ढूंढ रहे हो तो ऑड हो गया, जिसकी हेड ढूंढ रहे हो सिक्के में तो हेड हो गया, टेल ढूंढ रहे हो तो टेल हो गया। जो हमारी डिजायर्ड आउटकम है, जो हमारी डिजायर्ड आउटकम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं। अच्छा, अब आगे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? फॉर्मूला हो गया पीई बराबर एन ई अपॉन एन एस। मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी 0 इम्पॉसिबल इवेंट की, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी 1 श्योर इवेंट की। प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। बोलो ये सारा रिवाइज करके, और ये हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया। यहां तक समझ में आया सबको? हाँ बेटा। नहीं बेटा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ही नहीं निकलेगी, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। जब आपको पहले ही पता है कौन सा कार्ड निकाला तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपको नहीं पता होना चाहिए। जब पता है तब किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना, समझ आया? जब इसीलिए यहां लिखा है ना, जो हर बार एक जैसा रिजल्ट ना दे। इधर देखो मेरी तरफ, यहाँ शुरू ही चैप्टर यहीं से हुआ ना, जहां एक जैसा रिजल्ट ना आए। अब मान लो हमारे पास कोई कॉइन है, दोनों साइड टेल बना है, तो हमको पता ही है चाहे उसको हजारों बार टॉस करो टेल ही आना है, तो उसमें किस बात का प्रोबेबिलिटी निकालना? जब दो दो हैं तब हमको नहीं पता है ना क्या होगा, तब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। समझ में आई बात? तो ऐसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकलेगा जिसमें हमें पहले से कुछ ना पता हो। चलो, एक तो ये बात हो गई। अब आगे, अब आगे बेटा, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बस, यही सामने देखो सब लोग। दो तीन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अब उसको करा देता हूँ, फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। जितनी पढ़ाई करी है उतने से आराम से हो जाएंगे वो। देखो एक एक करके। सबसे पहले ये देखो, एन एक्सपेरिमेंट is known as random if the result of experiment cannot be predicted, can be predicted, can be split into further experiment, और can be selected at random। जिसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसी को क्या बोलते हो? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी अभी पढ़ा है ना। जिसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, उसके बाद देखो दोबारा से, अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी इवेंट बी के बराबर है, अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी इवेंट बी के बराबर है, तो कह रहा है दोनों सेम इवेंट है, आर सेम इवेंट, मस्ट बी सेम, मे बी सेम, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये बेटा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा आगे चल के मैं ऐसे बता देता हूं। बताओ, सिक्के को उछाड़ा, हेड आ गया, क्या आ गया? तो अब टेल आएगा क्या? बोलो। तो हेड का आना टेल को रोक देता है ना, टेल का आना। तो when outcome of a random experiment are such that outcome of one event prevents all other events, it is known as mutually exclusive। जब एक घटना का होना बाकी सबको रोक दे तो वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आई बात समझ में? जैसे आपने डाइस टॉस किया तो 1 से लेके 6 तक आएगा, मान लो 5 आ गया तो अब 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। बात समझ में आई? 5 का आना सबको रोक दिया ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जरूरी है, तभी तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। एक साथ दो दो होने लगेंगे तब तो दिक्कत है। समझ में आई बात? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक बार में एक ही एक ही इवेंट हो तो वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, मान लो म्यूचुअली, एक ऑप्शन का सही होना बाकी सारे ऑप्शन को गलत कर देता है, तो वही क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। और मान लो अगर ऐसा हो दो दो ऑप्शन सही होने लगे, तब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए सही है तो बी भी तो सही है। समझ आया ना? ए का सही होना बी को रोक नहीं पाया तो इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ में आ गया? अच्छा, अब आगे देखो नेक्स्ट। अगला है बेटा हमारे पास,
चलो ये रहा, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेसेस, अभी अभी पढ़ा है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। लास्ट पॉइंट यही लिखे हो कॉपी में, ठीक है। अब अगला देखो, इसके बाद नेक्स्ट, ये देखो क्या लिखा है, व्हेन अ डाई इज टॉस्ड, अगर एक डाई को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? 5 तक आएगा, 4 तक या 6 तक? तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला ऑप्शन, अगला है हमारे पास, ये रहा बेटा, चलो ये एग्जाम में भी आया है, ये एग्जाम में आया है फरवरी 2008 में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन एज्यूम एनी वैल्यू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकती है, कौन सा होगा बताओ? 0 एंड 1,